हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब पर। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में, जिसका आपको पता चल ही चुका होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे 15th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इनके बारे में बात ना करते हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या क्या होता है और किस किस तरह से उनको चूज़ किया जाता है, क्या उनकी इलेक्शन प्रोसीजर होता है और किन किन ग्राउंड्स पे उनको इम्पीच किया जा सकता है। थोड़ा सा अब इनके बारे में भी बता देते हैं हम आपको, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो ये हमारे इंडिया के फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के, और 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की ये। और ये जो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, जिनका नाम है संथाल ट्राइब, वहाँ से बिलोंग करती हैं। और ये इंडिया की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा कोट है, लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। होप आपको ये पढ़ के समझ आ चुका होगा कि हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से होती है। कभी लाइफ में घबराए ना, और आप जो कुछ कर रहे हैं उसको बस पूरे करेज के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ करते रहो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले है कि कैसे प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या होते हैं, हमारे हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट होते हैं। कि जो भी मेन हेड होता है किसी भी हमारी इंडियन स्टेट का, वो कौन है, प्रेसिडेंट है। और उनको फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया बोला जाता है। जो कोई भी प्रेसिडेंट होगा, जैसे हमारे पहले प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे, तो उनको फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया बोला जाता था। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू जी को फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया बोला जाएगा। तो इनके बारे में आर्टिकल 52 में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जो हमारे 40th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो थे श्री रामनाथ कोविंद जी। अब इलेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं इंडिया में। तो आर्टिकल 54 में मेंशन किया गया है कि इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ हम आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ध्यान में रखें इस बात को कि यहाँ पर मेंशन किया गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट नॉमिनेटेड। तो यहाँ पर कोई भी जो नॉमिनेटेड बंदा होगा, जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया होगा, या जो राज्यसभा में नॉमिनेट होके आया होगा किसी भी तरह से, तो वो इन इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले पाएगा, मतलब वो वोट नहीं दे पाएगा। होप सो इतना आपको समझ आ चुका होगा। तो जो गवर्नमेंट बनती है वो कैसे बनती है, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड इन द स्टेट असेंबली और नेशनल असेंबली। तो जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोनों ही हाउसेस के, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव के, ठीक है, नॉट अलाउड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी अलाउड नहीं होते स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के। ना तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हमारे अलाउ होते हैं जो यहाँ पे होते हैं राज्यसभा में, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोसेस में। कौन कौन से बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो है लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। ये ध्यान में रखनी है हमेशा बात की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही इस वोटिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो उसमें भी हमारे कौन से आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ही आते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया एंड पुडुचेरी हो गया, ठीक है, कि जहाँ पे क्या है, जिनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट है, तो वो भी इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लेंगे। और जो आर्टिकल 54 तो हमें बताता था कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो आर्टिकल 52 क्या बताता है कि किस तरह से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, कि इलेक्शन किस तरह से होंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, और जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। एक होता है ओपन बैलेट, एक होता है सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट में क्या होता है कि हम अब बताते नहीं हैं किसी को भी हमने वोट किसको दिया है। जबकि ओपन बैलेट में क्या होता है कि सपोज़ करो कि कोई बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव है, पार्ट ले रहा है, तो एक बीजेपी एक बंदे को इलेक्ट करेगी। तो जो भी बीजेपी का बंदा होगा वो वहाँ पर जब वोट देने जाएगा, तो वो अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को अपनी वोट दिखाएगा कि मैंने इसको वोट दी है, तो उसको बोलते हैं ओपन बैलेट। और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। और जो इलेक्शन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
इसका मतलब क्या है कि हम जैसे सपोज़ करो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो 4 बंदे वहाँ पर पार्ट ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने ऐसे बनाया होगा कि इस तरह से, तो यहाँ पर उन्होंने नाम लिखे होंगे कि A B C, और यहाँ पर इस तरह से कॉलम बने होंगे। तो सपोज करो कि हमने प्रेफरेंस देनी है कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देता हूँ, दूसरी प्रेफरेंस इसको देता हूँ, तीसरी प्रेफरेंस सी को दे रहा हूँ। फिर उसके बाद कोई दूसरा बंदा आता है, वो पहली प्रेफरेंस ए को देता है, फिर उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस सी को देता है, और तीसरी प्रेफरेंस फिर बी को देता है। उसके बाद एक और बंदा आता है, फिर पहली प्रेफरेंस बी को दे रहा है, फिर दूसरी प्रेफरेंस ए को दे रहा है, और तीसरी प्रेफरेंस दे रहा है सी को। तो ये प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है कि कौन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। तो ये जब तक ये वाला बंदा 50% से ऊपर ना चला जाए, प्रेफरेंस के केस में 50% चाहिए होते हैं इनको, 51% मिनिमम। तो जब तक इसका 51% मिनिमम नहीं आ जाते, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी प्रेफरेंशियल सिस्टम का। ये बंदा जो बाद में होगा वो निकल जाएगा, फिर दो बंदों के बीच में ये प्रेफरेंस सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला काम करता है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये वोटिंग प्रोसेस चलती है। अब हम पढ़ते हैं कि अब देखो, जैसे कि हम वोट करते हैं आम चुनाव में, जैसे कि जो एमएलए का चुनाव होता है या जो भी हमारे पंचायत के चुनाव वगैरह होते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है कि वन पर्सन होता है इक्वल टू 1 वोट। बट अगर हम बात करें जो हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, तो जो उनमें एमएलए और एमपीज़ की वोट की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक एमपी की वैल्यू फ़िक्स होती है और एमएलए की वैल्यू उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है एमपी एंड एमएलए, वो डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन देयर लेजिस्लेटिव बॉडी, और डिपेंड करता है कि जिस स्टेट के ज़्यादा मेंबर होंगे। सपोज़ करो अगर यूपी की बात करते हैं और हम हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल की पॉपुलेशन को 68 लाख के अराउंड है, जबकि यूपी की कुछ 4 करोड़ के आसपास है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर जो एक उसका वैल्यू होगी जो एमएलए की वोट की, वो यूपी के केस में ज़्यादा होगी और एज़ कम्पेयर टू हिमाचल केस में कम होगी। और फर्दर जो हर एक इलेक्टर होता है वो डिफरेंट नंबर ऑफ वोट्स होती हैं, देखो जैसे यहाँ मेंशन किया गया है। और जो जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट होती हैं जो कोई भी मेंबर कास्ट करता है पार्लियामेंट का, वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द बाय द कास्ट बाय स्टेट लेजिस्लेटर्स। तो जैसे मैं आपको अब इस फॉर्मूले से समझा देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि जब हमने एक एमएलए की वोट निकालनी होती है कि क्या वैल्यू है एक एमएलए की वोट की, तो वो आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द असेंबली, एंड आगे आता है इंटू 1/1000। तो सपोज करो अगर हिमाचल की बात करता हूँ तो 68 लाख जैसे हिमाचल की क्या है पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन आगे 68 लाख। और सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 68 है। ठीक है, इसको हम कर देंगे 1/1000 से, तो ये 3 0 से ये 3 0 कट गई और ये 68 से ये 68 आ गया। तो एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू आई वो आई हिमाचल के केस में 100 की। तो मतलब जो वो जब कभी वोट देगा यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो जो उसकी वोट की वैल्यू होगी वो होगी 100। उसी तरह एमपीज़ की वोट की वैल्यू होती है, तो इनकी होती है टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एमएलए ऑफ द होल द स्टेट, कि एमएलए की कितनी वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके अकॉर्डिंग होती है कि एमएलए कितने सारी स्टेट्स के मिला के, और डिवाइड बाय उससे कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमारे एमपीज़ कितने हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग एमपी की वोट निकाली जाती है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि एक एमपी और एमएलए की वोट कैसे निकाली जाती है, कि उसकी वैल्यू कितनी है उस वोट की। अब हम आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जब वो नॉमिनेशन फिल करते हैं तो होता क्या है कि उनकी नॉमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, 50 इलेक्टर्स होने चाहिए। अब प्रपोजर्स का मतलब होता है कि एटलीस्ट 50% लोग उनके नाम को प्रपोज करें, और आगे प्रपोजर्स ने जो नाम दिया है वो इलेक्टर्स क्या करेंगे, उनके नाम को आगे रेफ़र करेंगे एज ए स्कैंडर्स। ठीक है, तो एक होते हैं 50 प्रपोजर्स होते हैं और 50 इलेक्टर्स होते हैं एज स्कैंडर्स, जो जिन्होंने प्रपोज नाम किया है वो आगे उनको रेफ़र करते हैं। तो हर एक कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, इसके लिए 15,000 रुपीज़ को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना पड़ता है। और जो सिक्योरिटी होती है उसका क्या होता है, अगर 1/6 वो वोट्स नहीं लाने में सफल हो पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है,
तो जो उसकी सिक्योरिटी होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। सपोज करो कि इस 1/6 का मतलब अगर 60 टोटल वोट्स हैं, तो अगर वो 10 सीटें नहीं ले, मतलब अगर 10 वोट उसको ना मिली, तो उसके जो 15,000 रुपीज़ हैं वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्या है, जो इलेक्शन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये किसके थ्रू होते हैं, ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम आता है यहाँ पे, जो हमने आपको बता दिया कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। ठीक है। और जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, तो उसमें कौन से होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबलीज के, और जो सारी स्टेट्स होगी जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करें, हाई लेवल एग्ज़ाम के बारे में तो जितने भी जो भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं वहाँ से आ सकता है। यूपीएससी में भी हालांकि अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या होती है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में पहला है कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, और वो क्वालिफाई होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कि उसको लोकसभा का मेंबर बनाया जा सके। ठीक है। और उसका कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, पब्लिक अथॉरिटी का भी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है कि सपोज करो कि उसके पास कोई ऐसी सरकारी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई होगी तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी गवर्नमेंट का स्टेक होता है, सपोज करो किसी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ IRCTC, रेलवे की कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट की है, तो अगर इसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है तो इसकी अगर गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पर 25% से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वेस्ट अगर इन्होंने किया है तो ये फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और दूसरा क्या होता है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो एक बार जब इलेक्ट हो जाते हैं इनका, तो इनका जो होल्ड होता है ऑफिस के ऊपर वो 5 साल तक होता है। जबकि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 4 ईयर्स तक अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है जो उनकी ओथ, तो जो उनकी ओथ कौन दिलवाते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। और अगर ये जब रेजिग्नेशन देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। उसी तरह जब वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन देनी होती है तो वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे देते हैं। दूसरे दोनों एक दूसरे को करते हैं। अब री इलेक्शन, तो री इलेक्शन में क्या होता है, एलिजिबल होता है फॉर री इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भी फिर से वो री इलेक्ट होके आ सकते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर। अब डिस्प्यूट रिगार्डिंग द, तो डिस्प्यूट अगर कोई भी हो जाए, ठीक है, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसको कहाँ पे चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आगे है कि उनके अगेंस्ट उनको किन चीज़ों से इम्यूनिटी है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कैन नेवर बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट जब तक उनका टर्म चल रहा है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ हमारा इंडिया का, अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रह जाएगा, मतलब बाकी एक बहुत ज़्यादा हाई डेकोरेटेड पोस्ट होती है ये। ठीक है। हमारे देश का सम्मान होता है ये, तो अगर इनको ही पकड़ लिया गया तो दूसरे देशों में हमारा क्या छवि जाएगी। तो उसकी वजह से ही क्या होता है कि इनको अपने टर्म के दौरान कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाता, कभी भी इनको इम्प्रिजन नहीं किया जाता। और आगे है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिस एक्ट्स। ठीक है। तो उनको पर्सनल इम्यूनिटी होती है कि अगर वो अपने एक्ट के दौरान अगर कोई काम भी कर देते, कोई ऐसा काम भी करते हैं, मतलब सपोज करो उन्होंने किसी की अगर हत्या भी कर दी, तो तब जब तक उनका टर्म है तब तक उनको कोई उनके ऊपर केस नहीं किया जाएगा। बट जैसे उनका टर्म ख़त्म हो जाता है, वो अपने ही प्रेसिडेंट की पोस्ट उनकी ख़त्म हो जाती है, वो फिर से री इलेक्ट नहीं होते, तो उनके अगेंस्ट केस चल सकता है। बट जब तक वो उस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं तब तक उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता। अब आगे है इम्पीचमेंट, मतलब उनको कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं, ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि इम्पीचमेंट में क्या क्या होता है। अब यहाँ पर है इम्पीचमेंट ऑफ द, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक कि जो उनकी इम्पीचमेंट है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब इसमें जुडिशरी भी होती है पर उसका पूरा रोल नहीं होता। तो जो आर्टिकल 61 डिस्क्राइब करता है इम्पीचमेंट के बारे में, ठीक है, कि कैसे प्रेसिडेंट को निकाला जाएगा। अब पहला है जो प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करने के चक्कर में ना यहाँ पर दिखना बंद हो गया है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है। जब वो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किसी बात को वॉयलेट कर दिया। ठीक है। अब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो क्या किसी भी हाउस में कर सकते हैं, मतलब वो लोअर हाउस, मतलब वो लोकसभा में भी हो सकती है
लोकसभा में भी हो सकती है एंड राज्यसभा में भी उसको कर सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस को। ठीक है, अब और क्या है, जो सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं मतलब क्या है कि जो चाहे इलेक्टेड है चाहे नॉमिनेटेड है, हमने अभी देखा कि जब उनकी जो वोटिंग होती है उनमें तो बस इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो ही वोट करते हैं, बट जब उनकी इम्पीचमेंट की बारी आती है तो वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्ट लेते हैं उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस में। अब आगे है कोई भी जो नोटिस है, मतलब जो अगर उनकी इम्पीचमेंट किसी ने प्रपोज करनी है कि ये प्रेसिडेंट अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो एट लीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब अगर 100 मेंबर हैं तो कम से कम 25 मेंबर्स ने उनको साइन किया होना चाहिए कि अगर हमने कुछ इस तरह से नोटिस उनके अगेंस्ट जाना है। क्योंकि अगर ये 25 मेंबर नहीं कर पाए तो उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू नहीं हो पाएगी। फिर जो उसका अब ये अगर 25 मेंबर ने मतलब 1/4 जो सारे मेंबर्स हैं हाउस के, अगर उन्होंने कर दिया अलाउ कि ऐसा ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद उस नोटिस को सेंड किया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उनको विद इन 40 डेज़ ये सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उनको 14 डेज़ पहले बता दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होने वाली है। अब जो रेजोल्यूशन होगा इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने मेंबर्स हैं उसका 2/3 होना चाहिए। तो अगर सपोज करो कि 100 मेंबर हैं, तो इसमें से अगर 66 मेंबर्स ने मिनिमम बोल दिया कि उन्होंने अगेंस्ट प्रेसिडेंट के वोट कर दी, तो वो इम्पीचमेंट प्रोसेस वहाँ पर शुरू हो जाए, पास हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे हाउस में भेजा जाएगा उसको। ये तो लोअर हाउस की बात होगी, मतलब राज्य लोकसभा की बात होगी। उसके बाद उनको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा फॉर द कंसिडरेशन, ठीक है। और वहाँ पर भी क्या होगा, एक इन्वेस्टिगेशन हाउस बैठा होगा, और जो सिलेक्ट कमेटी होगी वो देखेगी कि जो इनके अगेंस्ट चार्जेस हैं, ठीक है, वो जो चार्जेस हैं वो क्या वैलिड है कि नहीं है। फिर इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है उनको राइट होगा खुद को डिफेंड करने का, ठीक है, और वो खुद बोल सकते हैं कि मैंने इस तरह से किया है, इस तरह से नहीं किया है, ठीक है। तो ये चूज़ कर सकते हैं टू डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक है। और वो किसी बंदे को अपॉइंट भी कर सकते हैं डिफेंड करने के लिए, ठीक है। अगर वो खुद नहीं चाहते कि मैं कुछ बोलूँ तो वो किसी और बंदे को भी अपनी जगह डिफेंड करने के लिए बोल सकते हैं, किसी लॉयर को या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनके बिहाफ पे बोल सकते हैं। तो आफ्टर जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो सेलेक्ट कमेटी रेजोल्यूशन पास करती है। तो रेजोल्यूशन पास भी वो फिर से 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस फिर वहाँ पर क्या होता है 50% वहाँ पर उनका भी होता है, लेजिस्लेटिव से पूछा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा जाता है कि आपको ये उनके थ्रू पास की जाती है वोट, कि 2/3 मेंबर्स ने तो पहले पास कर दिया है, फिर वहाँ से पूछा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से भी। अगर वहाँ पर 50% यहाँ पर इनके अगेंस्ट हो जाती है सारा कुछ, तो उस टाइम पे इम्पीचमेंट प्रोसेस पास हो जाती है, मतलब प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दी जाता है। तो ये सारी प्रोसेस थी इम्पीचमेंट की जो प्रेसिडेंट की होती है। तो यही सारी प्रोसेस हम वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखते हैं। बट अब हम यहाँ देखेंगे कि जो डिफरेंस क्या होता है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। अब जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से होते हैं, बस इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, वही वोटिंग करने के लिए आते हैं। बट जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वहाँ पर दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स के कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर क्या थे, यहाँ वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के भी मेंबर्स भी इंक्लूड थे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बट दोनों की वोटिंग क्या होती है, वो सीक्रेट बैलेट से ही होती है। किससे होती है, सीक्रेट बैलेट से, ठीक है। बट एक और मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, अभी तक हमारे 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर ओपन बैलेट का सिस्टम है, वहाँ पर कोई सीक्रेट बैलेट नहीं है, ठीक है। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब